नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर 2021 के CTET फर्स्ट पेपर की हिंदी और EVS विषय का। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों पे। CDP और मैथ का डिस्कशन जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को देख लेंगे। और साथियों, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी अभ्यर्थियों तक यह वीडियो पहुँच सके। आते हैं हम लोग EVS के प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, गृह कार्य देना, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से EVS की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, बिल्कुल सही है दोनों ऑप्शन आपका। ज्ञात से अज्ञात, यह भी सही है। EVS का प्रासंगिक स्वरूप, यह भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A, B, C और D। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? अमरबेल, मनी प्लांट, अंगूर, पीपल। अमरबेल आपका परजीवी पौधा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका अमरबेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? आलू, शकरकंदी, मूली, टेपियोका। को पता है आलू तना है, जड़ नहीं है आलू। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा EVS के आकलन का सूचक हो सकता है? अवलोकन, सहयोग, याद, प्रत्याह्यान। याद तो बिल्कुल नहीं होगा, A, B और D है ऑप्शन में, नहीं है। तो आपका हो जाएगा केवल A और B। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, EVS की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। यही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? स्वीप दलहन में होती है, मीठी मटर इसमें होगा, तुलसी में नहीं होगा आपका, मूंगफली यह भी दलहन पौधा है इसमें भी होगा, बगीचे वाली मटर इसमें भी होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से EVS के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पेड़ पौधे, कार्य एवं खेलकूद, जानवर। नीचे का तीनों आपका उप सब थीम है, उप विषय। आपका सही उत्तर हो जाएगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? अन्य स्थानिक, अस्थानिक, संकट संपन्न, प्रचुर बाहुल। यह एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, इसे अस्थानिक में रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, यह तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नीला बैंगनी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? आम का नहीं होगा, सहजन नहीं होगा, आक नहीं होगा। का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मैपल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? कार्यपत्रक, कविताएं और कहानियां, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, दृश्य। देखिए यहाँ पे कविताएं और कहानियां भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है। हम लोग दृश्य के साथ चलते हैं, यह ज़्यादा बेटर लग रहा है। देखते हैं CBSE क्या देती है। अगला प्रश्न है, NCERT की EVS पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है
वास्तविक लोग तथा उसके अनुभव, रोजमर्रा की चुनौतियां, वास्तविक स्थान, असल जीवन की घटनाएं। वहां पे सुनीता विलियम्स अपने अनुभव के बारे में बात कर रही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत: भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ज्वार भाटा ऊर्जा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्म ईंधन। बाकी सब आपका गैर परंपरागत है, नवीकरणीय है। जीवाश्म ईंधन आपका अनवीकरणीय है, इसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम आदि आ जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, समुदाय के सदस्य, संसार के मानचित्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा समुदाय के सदस्य। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करता है जल चक्र के प्रत्यय का संघनन की प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, छात्रों की रुचियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जल चक्र के प्रत्यय का। देखते हैं अगले प्रश्न को। पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है? मध्य शिरा, वृंतिया, पर्णवृंत, शिराविन्यास, पटल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिराविन्यास। चलते हैं आगे। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगात्मक कार्य। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट कार्य। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। बिल्कुल सही है आपका यह। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। बिल्कुल सही है, साकल्यवादी ढंग में देखता है। यह थीम पर आधारित है, यह भी सही है आपका। इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल है। इस पॉइंट का चर्चा आपका ऑप्शन नंबर ए में हो चुका है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी तथा सी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं श्वसन, वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। यह हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीजांड द्वार, बीज पत्ती, बीजावरण और भ्रूण। इसका सही उत्तर है आपका बीज पत्ती। कुछ सामान्य सा प्रश्न है, आगे देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। चलते हैं आगे। बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? कई बार क्लास में चर्चा हुआ है, विटामिन B1। इसका सही उत्तर है आपका। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस आपका जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपका नेगेटिव ढूंढना था, तो सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। चलते हैं आगे। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। देखते हैं आगे। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं,
सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो जड़ होता है। सबसे पहले निकलने वाला भाग हमारा जड़ कहलाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, सोच, स्याही, जोड़ा एवं साझा, व्याख्या एवं विचार विमर्श। इस विषय पर श्रव्य दृश्य आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल। बुध ग्रह पृथ्वी से छोटा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि, मौखिक प्रश्न, पेपर पेंसिल परीक्षण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौखिक प्रश्न। इस प्रकार आपका ईवीएस का 30 प्रश्न हो चुका है। आगे हम लोग हिंदी सेक्शन को देखते हैं। गद्य आप लोग पढ़िएगा आराम से। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं जिनका अपना कोई नाम नहीं, जहां लोग नहीं रहते हैं, जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं, जिनके वर्तमान पर कोई संकट हो? तो लेखक के अनुसार वह शहर दुर्भागे हैं जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न है? भयानक, भुजंग, भयंकर, भावुक। इसमें जो भिन्न है आपका वो है भुजंग। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? देर तक विश्राम करने, देर तक व्यायाम करने, रात में भी जगने, रात में गहरी नींद सोने। स्पष्ट है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रात में भी जगने। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूं। दूसरे घरों से लेखक का आशय है मित्रों के घर, ऐतिहासिक इमारतें और अस्थायी निवास, शहर की सड़कें। गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक इमारतें, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में रहने से क्या आशय है? अपने पूर्वजों को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना, ऐतिहासिकता का अनुभव न करना, दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करना। वर्तमान में रहने का आशय है भविष्य की चिंता न करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है इतिहास, वर्तमान, अस्तित्व, भविष्य। जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, इसका आपका इतिहास हो जाएगा सही उत्तर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जहां डैश होते ही चमगादड़ आते हैं। गद्य में लिखा हुआ है जहां अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वे शहर कितने डैश हैं? आपके गद्यांश में लिखा हुआ है वे शहर कितने दुर्भागे हैं। दुर्भागे के लिए यहाँ पे दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, भाग्यपूर्ण। देखिए यहाँ पे दुर्भाग्य और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम लोग दुर्भाग्य के साथ चलते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? सदैव स्वप्न देखना, सदैव वर्तमान में रहना, सदैव अपने घर में रहना, सदैव आंखें खोले रहना। लेखक के अनुसार ये देखिए यहाँ पे, अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना। देखते हैं ऑप्शन में, हमेशा सदैव वर्तमान में रहना। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका पद से है, मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। खोजी होय तो तुरते मिली हो,
पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। छोटा पद था भाई, इसके लिए पढ़ लिए। प्रश्न है, कौनों का अर्थ है, कौनों का अर्थ है ना तो कौनों क्रियाक्रम में। कौनों का अर्थ हो जाएगा आपका किसी भी, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है प्रत्येक प्राणी में, कर्म कांडों में, तीर्थ स्थलों में, योग वैराग्य में। प्रत्येक प्राणी में, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? प्रत्येक विद्वान को, सज्जन लोगों को, समर्पित भक्त को, मोह माया त्यागने वालों को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मोह माया त्यागने वालों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ढूंढे शब्द है, ढूंढे क्रिया विशेषण, क्रिया संज्ञा विशेषण। ढूंढे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। देखिए ढूंढना आपका क्रिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सब श्वासों की श्वास में का आशय है ईश्वर सर्वव्यापी है, सबको श्वास लेते रहना चाहिए, ईश्वर श्वास में निवास करता है, ईश्वर तीर्थाटन में मिलता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार आपका गद्य पद खत्म हुआ। आगे चलते हैं। शिक्षण का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? मौन पठन, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वचन, पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, सरसरी तौर पर पढ़ना। यहाँ पे उच्चारण की बात आ रही है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर पठन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? पठन सामग्री में है क्या यह जानना, पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचना ढूंढना, पठन सामग्री की प्रामाणिकता को जांचना। तो बारीक पठन हम लोग तब करते हैं जब कोई विशेष तथ्य ढूंढना होता है, विशिष्ट सूचना ढूंढना। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? संदर्भों में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों को विश्लेषण करना, संबद्धता स्थापित करना। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। किसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? स्टीफन क्रेशन, BF स्किनर, जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीन पियाजे, अनुकूलन तथा समायोजन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका, लेखन डैश है, एक उत्पादक कौशल, विशिष्ट विधा तक सीमित, एक ग्रहणशील कौशल, एक रेखीय प्रक्रिया। लेखन आपका एक उत्पादक कौशल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? ये चॉम्स्की महोदय थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है?
बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। नेक्स्ट है, भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। लास्ट ऑप्शन है, दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 ए, बी तथा सी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है। नहीं होगा यह, वो गलत संकल्पना नहीं विकसित किया है, जानबूझ करके वो बोल रहा है। वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। यह भी नहीं होगा क्योंकि वो जानबूझ करके कर रहा है। उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। चलते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। यह आपका नहीं होगा, नेगेटिव ढूंढना था हमको। कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, यह नेगेटिव है आपका। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव वही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत छात्र का नाम है, कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना, गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना, गलतियों को रेखांकित करना, गलतियों की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। इसमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन नंबर 3, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रक्रिया लेखन उपागम, गहन पठन, उत्पाद लेखन उपागम, प्रारंभिक साक्षरता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक साक्षरता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 31 दिसंबर का हिंदी और ईवीएस का डिस्कशन भी हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे।